Hello everyone and welcome back in the new sessions of accounting. Today we will start a new topic which is based on GST, that is Goods and Services Tax, वस्तु एवं सेवा कर। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड यानी कि जीएसटी से रिलेटेड हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और देन आगे हम अपनी वीडियोस को प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को ही क्लियर करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो वस्तु एवं सेवा कर है हमें इसके बारे में क्या बता रखा है। मीनिंग, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर है, ये क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे प्रत्यक्ष कर बोला जाता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। इनकम टैक्स जो है, आय कर जिसे बोला जाता है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किस तरह से है? मतलब अगर आपको मीनिंग समझना हो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है यानी कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसमें जिस पर वो कर लगा है वो उसी का भार है, उसी को वो कर पे करना पड़ेगा, उसी को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। वो आगे अपना ये भार शिफ्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर एक इस तरह का कर होता है या एक इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम है, कर प्रणाली है, जिसमें टैक्स जिस पर लग रहा है उसे डायरेक्टली वो पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब पे कर भी सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने इस भार को आगे शिफ्ट कर सकता है, किसी और पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। अब ये है क्या? लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब इन प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज में कवर होते हैं, बाकी जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सब की जब भी कोई सप्लाई होगी, मतलब जब भी वो बायर से सेलर की तरफ या सेलर से बायर की तरफ आगे शिफ्ट होंगी, तो क्या होगा? मतलब एक इंडिविजुअल ने, बायर ने खरीदनी है सेलर से या सेलर आगे किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, तो जब ये सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई चेन चलती रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तब तब उन पर एक प्रिस्क्राइब्ड रेट, मतलब एक फिक्स्ड रेट जो फिक्स किए गए हैं जीएसटी के, उनके हिसाब से ये चार्ज किया जाएगा, लेवी किया जाएगा, मतलब उन पर लागू किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? हमने बोला ना, यहाँ पर बायर और सेलर वाले दो वर्ड्स यूज किए थे ना, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। अब जब सेल ऑफ गुड्स होगी, मतलब वस्तु का जब विक्रय होगा, तो क्या होगा? वस्तु जो विक्रेता के पास है यानी कि सेलर के पास है, वो उससे शिफ्ट होकर किसके पास चली जाएगी? क्रेता के पास यानी कि बायर के पास। एंड दी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवाएं प्रदान करना, यही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो रेस्टोरेंट हमें क्या कर रहा है? वो एक तरीके से हमें सेवा प्रदान कर रहा है। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स। अब नेशन वाइड टैक्स का मतलब क्या है? कि ये पूरे के पूरे देश में एक ही तरीके से लागू होता है, इसीलिए इसके वन नेशन वन टैक्स कहा गया है। एक देश एक कर। सीकिंग टू यूनिफाई, यूनिफाई का मतलब होता है एक करना, एकजुट करना। तो सीकिंग टू यूनिफाई
सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले अलग अलग स्टेट्स में प्रिवेल कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में मौजूद थे, उन अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उन अलग अलग अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों को जोड़कर एक ही टैक्स में कवर कर दिया गया है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, अब जीएसटी कब बना था, जीएसटी एक्ट कब बना था? जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। भारत में 24 मार्च 2017 को ये जीएसटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, और ये कब से लागू हुआ? केम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है लागू होना। तो ये कब से लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन से टैक्सेस है। हमने यहाँ बोला था ना, सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को यूनिफाई कर दिया गया है इसमें। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जिसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड, रिप्लेस का मतलब होता है स्थापन कर देना, यानी कि स्थानापन्न कर देना, रिप्लेसमेंट कर देना, किसी की जगह ले लेना। तो जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो जीएसटी है उसने कई तरह के अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। लेविड बाय मतलब इम्पोज्ड बाय, जिसे कौन कौन लगा रहा था? जिन्हें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स लगा रही थी अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से। जब जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया तो इन सरकारों के द्वारा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उन्हें जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अब उनका अलग अलग वजूद नहीं है, अब जीएसटी ही है जो एक इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में पूरे देश में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। अब हमें इस पेज पर जो बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। एक बार नेक्स्ट पेज पर आपको स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू वाले बताए गए हैं। अगर हम सेंट्रल लेवल के टैक्सेस देखें जिन्हें जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, मतलब इंक्लूड कर दिया गया है, वो ये 3 हैं। एक एक्साइज ड्यूटी, एक सर्विस टैक्स और एक सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तीनों टैक्सेस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लगते थे। एक्साइज ड्यूटी अलग से लगती थी, सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर अलग से लगता होता था, और जो सेंट्रल सेल्स टैक्स हैं यानी कि विक्रय से रिलेटेड जो टैक्स हुआ करता था वो अलग अलग लगा करता था। यहाँ ये प्रोडक्शन से रिलेटेड अलग लगा करता था, लेकिन अब ये अलग अलग नहीं लगते हैं, इन्हें जीएसटी में ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब है स्टेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिन्हें जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। देखो, आपको अलग अलग नाम दिख रहे हैं बॉक्सेस में, और सबको देखो, सबके एरोज जीएसटी की तरफ ही आ रहे हैं। तो ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, जो चुंगी वाला टैक्स लगता था, परचेज टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्सेस लगते थे, वैट लगता था जो बहुत पॉपुलर भी हुआ था, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सब, ये सिर्फ आपको नाम ही रिमेम्बर करने की जरूरत है। ये सब किस में मर्ज कर दिए गए हैं? ये सब स्टेट लेवल के टैक्सेस थे और इन्हें जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो, सिर्फ फिर से मैं कहूंगी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए, अदरवाइज ये स्लैब्स जो हैं, ये जो रेट होगा जीएसटी का, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें इतना इन्हें टेंशन लेकर या दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए। तो हमें जीएसटी के ना रेट स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जो सरकार के द्वारा फिक्स किए गए हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब जो हमारे वस्तु और सेवाएं हैं, उन्हें 5 कैटेगरीज में, 5 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है, ताकि जीएसटी आसानी से कलेक्ट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज पर कितना % टैक्स लगेगा। ये हमें बताया गया है कि जो असेंशियल आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग फूड, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने वाली, हमारी निजी या हमारी बेसिक जरूरतों को पूरी करने वाली आइटम्स होती हैं, उन पर
किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। जो कॉमन में यूज आने वाली आइटम्स होती हैं उनमें सिर्फ 5%, स्टैंडर्ड रेट जो फिक्स किया गया है वो 12% फिक्स किया गया है। ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज पर जो स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया गया है वो 18% किया गया है। और जो लग्जरी आइटम्स होती हैं महंगी महंगी वाली और जो तंबाकू है उस पर ज्यादा, ताकि कम लोग तंबाकू कंज्यूम करें, महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, या एक तरीके से कह लो कि लग्जरियस आइटम्स पर भी, ताकि महंगाई को भी कुछ हद तक कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो किया जा सके, तो उस पर 28% की क्या लगाई गई है, जीएसटी की स्लैब रेट लगाई गई है। ठीक है, अब आपको जो समझने की जरूरत है वो देखो, ये 2 कंसेप्ट्स हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज हमें काम में आ सकती है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो ये देखिए कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना। जब भी हम कोई वस्तु या सेवा खरीदेंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे। देखो, अगर हम एज अ कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज परचेज करने जाते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ना, जीएसटी का रेट इंक्लूड होता है नॉर्मली, अगर आपने कभी बिल देखा हो तो इसका मतलब क्या बना कि व्हेन वी आर परचेजिंग वी आर पेइंग जीएसटी। अब देखो, एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन दी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यही कंसेप्ट आप अगर एक बार किसी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जब वो माल खरीद कर अपनी दुकान में लेकर आता है, सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, अगर वो इंडिविजुअल, अगर सेलर, अगर प्रोपराइटर जो दुकान का मालिक है, अगर वो अपनी दुकान में गुड्स लेकर आता है, कपड़ा लेकर आया है, उस वक्त उसने जीएसटी पे करना है। ठीक है, जब वो आगे उन्हीं कपड़ों को सेल करेगा कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स से उन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो देखो, एक पॉइंट से आपको ये भी क्लियर हो गया कि हो गया ना ये इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो भार उस पर पड़ा था, जो पेमेंट उसको करनी पड़ी थी, वो आगे फर्दर कस्टमर्स से वसूल कर पा रहा है, तो बन गया ना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब होगा क्या, जीएसटी पेड, जो जीएसटी हम अपने आप को अगर सेलर मानकर चलें, जो जीएसटी हम पे करते हैं, मैंने आपको अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हम अपने आप को बिजनेसमैन मानकर चलेंगे, ठीक है, या अपने आप को बिजनेस मानकर चलेंगे। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही हूं तो मैं बदले में जीएसटी पे कर रही हूं। ठीक है, अगर मैं पे कर रही हूं तो उसे इनपुट जीएसटी बोला जाएगा। ये याद रखना है आपने कि उसे कौन से वाला वस्तु और सेवा कर बोला जाएगा, इनपुट वाला, क्योंकि वो जब मेरी बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज इन हो रही थी तब मैंने पे किया है। इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अब जीएसटी कलेक्टेड, हमने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है, हमने उनसे इकट्ठा कर लिया, बदले में जब हमने पहले खरीदा माल, फिर हमने माल उनको बेच दिया, जब माल बेचा तो हमने उनसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया। इस तरह के जीएसटी को बिल्कुल इस इनपुट के ऑपोजिट, इनपुट के ऑपोजिट क्या होता है, इन का उल्टा क्या होता है, आउट, तो यहाँ पर इस जीएसटी कलेक्टेड को क्या बोला जाता है, आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। अब आपको एक तो ये पता चल गया कि परचेज के टाइम वाले को इनपुट जीएसटी बोलते हैं और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू वाले को हम आउटपुट वाला जीएसटी बोलते हैं। अब आपको एक लाइन और बता दी इन्होंने बहुत अच्छी कि हम जो इनपुट जीएसटी होता है उसे हम कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब कवर अप कर सकते हैं, आउटपुट वाले जीएसटी से हम कवर अप कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने गुड्स परचेज किए और मुझे जीएसटी पड़ा 10,000 मान लो, ठीक है, और मैंने जब सेल कर दी वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज आगे फर्दर कस्टमर्स को सेल कर दी, तो मुझे बदले में मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 12,000। तो अपना जो 10,000 है इनपुट वाला, उसे मैं 12,000 वाले आउटपुट में से कवर अप कर सकती हूँ। ठीक है,
अब देखते हैं बाकी, आगे हम देखेंगे फर्दर कि जो 2000 एक्स्ट्रा बच गया उसका क्या करना है, वो आगे फर्दर फिर देखेंगे कि क्या होगा उसका। अब समझो इस बात को, एज सच, इसलिए जीएसटी पेड ऑन परचेज, इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड ऑन परचेज, ये वाला जो अभी अभी हमने ऊपर समझा है इनपुट वाला, ये इनपुट वाला जीएसटी एक लागत नहीं होता है फॉर दी परचेजर। किसके लिए? परचेजर के लिए। जो मैंने आपको शॉपकीपर वाली एग्जांपल दी थी उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ी है, एक्स्ट्रा लागत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो तो ये लागत कवर कर पा रहा है, आउटपुट जीएसटी में से कवर कर पा रहा है वो अपनी इस लागत को, तो इसलिए ये उसके लिए एक्चुअली कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या बन गई है, उसके लिए एसेट बन गई है। क्यों? क्योंकि जो उसने यहाँ पर एक बार पे किया है इन दी फॉर्म ऑफ जीएसटी, उसे वो कलेक्ट किए हुए जीएसटी में से सेट ऑफ कर पा रहा है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि कवर अप कर पाना, कि उसमें से हम कटौती काट सकते हैं जो हमें कलेक्ट होगा आउटपुट जीएसटी में। तो सिमिलरली अब इसी तरीके से आपको क्या बताया गया है, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, ये वाला जो मैंने अभी अभी आपको आउटपुट जीएसटी बताया था, इज नॉट एन इनकम। अब मैंने एग्जांपल आपको क्या दी थी अभी, कि मान लो 10,000 हमने पहले इनपुट जीएसटी की फॉर्म में पे किया है और 12,000 मुझे आउटपुट जीएसटी की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो 2,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला था, क्योंकि 10,000 तो मैंने अपना कट कर लिया, मैंने अपनी कमाई जो थी, मतलब जो मैंने इनपुट कॉस्ट बियर करनी पड़ी थी मुझे, जो एक्चुअली मेरी कॉस्ट नहीं थी, मैंने वो 10,000 उसमें से कवर कर लिया। जो बाकी का 2,000 बचा था इज नॉट एन इनकम, वो मेरी इनकम नहीं है। वो 2,000 मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी, इसलिए वो मेरे लिए एक दायित्व बनेगा, क्योंकि मैं लायबल हूं गवर्नमेंट को पे करने के लिए, इसलिए ये एक लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे वो कॉस्ट नहीं वो एसेट है, वैसे ही आउटपुट वाला इनकम नहीं है, एक लायबिलिटी है। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जितना यहाँ तक का सेशन समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना ही करेंगे एक बार, क्योंकि ये नया टॉपिक है, समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आज हम फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी ही इसकी डिस्कशन करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।